सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विज्ञान विषय के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और मैं साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको आप घर से रिवाइज करते होंगे, देखते होंगे और याद करने की कोशिश करते होंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करते होंगे। जो भी डाउट्स आपके रहते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज आप उनको पूछा कीजिए और अपने डाउट्स को क्लास में क्लियर जरूर कीजिए। आप अपने डाउट्स जो है हम तक भेज सकते हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीटली और उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको हम लोग दोबारा से देख रहे हैं। इसके कंप्लीट होते ही हम लोग फिजिक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। सो आप लोग में जो भी फिजिक्स के डाउट्स होंगे जिसके वो वहां पर देख सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं क्लासेस को। तो चलिए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। चलिए, सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल जो है लगभग इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो टाइटल है वो है, टॉपिक का जो टाइटल है वो है संक्षारण। संक्षारण यानी कोरोजन। तो आज कोरोजन के बारे में हम लोग सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, छोटी से छोटी जानकारी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, ठीक है। तो चलिए इसमें समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संक्षारण होता क्या है, सबसे पहले कि संक्षारण होता क्या है। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आपके बुक में एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, एक क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरी टेस्ट ट्यूब ली। 3 टेस्ट ट्यूब आपने ली, 3 परख नलियां आपने लेनी है, ठीक है। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। अब आपको क्या करना है, पहली टेस्ट ट्यूब जो है उसमें आपको क्या रखना है, पहली टेस्ट ट्यूब में आपको जल रखना है, यहाँ पर तक पानी रखना है, ठीक है। यहाँ पर तक क्या रहेगा, जल रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें लोहे की कील डाल देनी है, लोहे की कील डाल देनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ठीक हो गया। और दूसरा चीज यहाँ पर आपने इसके ऊपर ढक्कन भी लगा देना है, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, दूसरा चीज आपको क्या करना है, सेकंड वाले में भी ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको पानी डाल देना है यहाँ तक, ठीक है। पानी इसमें ज्यादा डालना है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आपको, इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक लेयर लगा देनी है, किसकी, यहाँ पर आपको तेल की लेयर लगा देनी है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर तक डालना है जल, ठीक है। और जल के ऊपर तेल की परत डाल देनी है एक, ठीक है, ऑयल की लेयर डाल देनी है। और फिर वापस से इसमें नीचे यहाँ पर क्या कर देना है, पहले इसमें कील डाल देनी है, लोहे की कील डाल देनी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब तीसरी परख नली में आप क्या करेंगे, तीसरी टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कुछ एक सब्सटेंस होता है, इसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये डालेंगे, ठीक है। इसका नाम है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि इसे हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, हिंदी में लिख लेते हैं, इसे हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड और शुष्क कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि वायु में उपस्थित, देखो हमारे आसपास जो वायु रहती है, हमारे आसपास जो एयर रहती है, आप जानते हैं वो जो है गैसों का मिश्रण है, उसमें बहुत सारी गैसें रहती हैं। उसमें जो है जल भी एक गैस के रूप में रहता है, जल भी गैस के रूप में रहता है, जिसको हम जल वाष्प कहते हैं, है ना। तो हमारे आसपास जो वायु है उसमें जल भी उपस्थित है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, बट वो भाप के रूप में है, उसको हम जल वाष्प कहते हैं। तो इसका काम क्या रहेगा, इसका काम क्या रहेगा कि वायु में से नमी को सोखने का काम रहेगा, किसका, ये शुष्क कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या रहता है, वायु में से ये नमी को सोख लेता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने अभी कील नहीं रखी, कील भी हमको पहले इसमें रख देनी है, ठीक है। तो ये 3 प्रैक्टिकल्स हमने करे, 3 टेस्ट ट्यूब हमने बनाई। अब हम लोग रिजल्ट्स की बारी करते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो टेस्ट ट्यूब है, ए जो टेस्ट ट्यूब है,
ठीक है। इसमें देखो आप नीचे आपने जल भरा है, लेकिन ऊपर इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ऊपर क्या है, इसमें एयर है, वायु है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जब जल और वायु के साथ ये जो कील है, लोहे की कील संपर्क में रहती है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक परत लग जाती है, लाल भूरे रंग की परत आ जाती है। इसमें कैसी रंग की परत आ जाती है, लाल भूरे रंग की परत आ जाती है, रेडिश ब्राउन लेयर। रेडिश ब्राउन जो है इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, या फिर आप कीजिए इसके ऊपर एक पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरी वाली देखते हैं, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कील है, इसको इसके रंग में कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखता है, इसमें हमको कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में हमको कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर थर्ड वाली में बात करेंगे, अगर थर्ड वाली में बात करेंगे तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास जल भी नहीं है। तीसरी वाली सी वाली जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें जल भी नहीं है। ठीक है। और इसमें सिर्फ क्या है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है। वो क्या कर रहा है, वो इसमें वायु, देखो यहाँ पे वायु तो होगी, ठीक है, सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में वायु तो होगी, लेकिन बीच में जो तेल की ये परत आपने लगा रखी है, उससे ये वायु जो है जल के साथ मिक्स नहीं कर पा रही है ना, जल के साथ मिक्स नहीं हो पा रही है, जिस कारण कील जो है वायु के संपर्क में नहीं आ रही, सिर्फ जल के संपर्क में है। अब यहाँ पर सी वाली टेस्ट ट्यूब, इसमें जल तो है नहीं, लेकिन वायु जो है, वायु तो इसमें है, लेकिन वायु में से हमने क्या डाल रखा है भाई, इसमें शुष्क कैल्शियम क्लोराइड, जो कि वायु में से जो नमी है उसको हटा दे रही है। तो यहाँ पर जो वायु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, मतलब उसमें नमी नहीं रहेगी, बिना नमी वाली वायु रहेगी। तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कील में कोई परिवर्तन, मुझे उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर तीनों टेस्ट ट्यूब से हमने एक एक्सपेरिमेंट करा और उससे हमें एक जानकारी मिली। उससे हमें क्या जानकारी मिली कि जब ये कील वायु और जल दोनों के संपर्क में थी, तभी इसमें लाल भूरे रंग की परत आई। ठीक है। अदर केसेस में नहीं आई। अब इस बात को हम लोग अपने शब्दों के रूप में लिखते हैं और इसको ही हम संक्षारण कहते हैं। इसमें संक्षारण क्या होता है उसको समझते हैं। इतना चीज समझ में आ गया। ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जिस परख नली में हमने लोहे की कील डाली थी, जिस परख नली में हमने लोहे की कील डाली थी, उसमें लोहे की कील के साथ वायु और जल ने अभिक्रिया करके परस्पर उस पर क्या करा, लाल भूरे रंग की परत का निर्माण करा। ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं। लोहे की कील, लोहे की कील आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में लंबे समय तक रहे तो उसमें क्या हो जाती है, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को आप क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। इस लाल भूरे रंग की परत को आप क्या कहते हैं, तो जंग कहते हैं। ठीक है। लोहे की कील आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में लंबे समय तक रहे तो उस पर जंग लग जाता है। अब लोहे की कील या फिर लोहे की कोई भी वस्तु जो है आप इसमें ले सकते हो एग्जांपल में, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। जंग को हम कहते हैं इंग्लिश में रस्ट। ठीक है। जंग को हम कहते हैं रस्ट। तो जो लोहे की कील है, लोहे की जो भी वस्तु है, अगर वो दो चीजों के संपर्क में रहे, ये दो चीज ध्यान रखना, आर्द्रता और वायु। आर्द्रता मतलब जल को हम लोग क्या कहते हैं, जल का काम जो है आर्द्रता बढ़ाने का होता है, यानी नमी जिसको हम कहते हैं, मॉइस्चर, मॉइस्चर देने का काम जल का होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा बिंदु लिखेंगे। देखो, सिर्फ लोहे की कील की अगर बात करें, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लिया, लेकिन अगर बात करें आपके घर में, आपके आसपास कोई ना कोई चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन जरूर पहनता होगा, है ना। तो चांदी की बनी हुई वस्तुएं हैं, चांदी की बनी हुई वस्तुएं हैं, इनके ऊपर भी हमने देखा कि काले रंग की परत जो है काफी लंबे टाइम तक अगर ये रखे जाए तो चांदी के ऊपर भी काले रंग की परत चढ़ जाती है ना। तो चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, ब्लैक कलर लेयर चढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग लेते हैं, चांदी की बात करें, कॉपर, तांबे के बने हुए बर्तन आपके घर में होंगे, है ना। तो कॉपर के ऊपर भी हमने देखा है, कॉपर के ऊपर
ग्रीन कलर की, हरे रंग की परत हमने चढ़ी हुई देखी है। पूजा के जो बर्तन होते हैं, पूजा पाठ करने वाले जो लोग होते हैं, उनके यहाँ तांबे के बर्तन होते हैं ना, तांबे का लोटा हो गया, तांबे के बर्तन हो गए, तांबे की प्लेट हो गई, है ना। तो उसमें आप देखना, तांबे का जो लोटा है जिसमें पानी भरते हैं स्पेशली, टाइम के साथ उसके अंदर की साइड देखना आप, ग्रीन रंग की, ग्रीन कलर की लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कॉपर के ऊपर भी जंग लग रहा है ना, ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और ये क्यों चढ़ती है भाई, दो कारण है, ठीक है, आर्द्रता और नमी, आर्द्रता और नमी। तो अगर आपने देखो, जैसे चांदी के जेवर होते हैं ना, इनको आप पानी के संपर्क में तो रखते नहीं हो, लेकिन हमारे आसपास जो वायु है उसमें क्या है, उसमें नमी भी तो है, मैंने बताया था आपको, उसमें जो है जल ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है, वाटर वेपर के रूप में, जल वाष्प के रूप में, ठीक है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये सारे फिनोमेनाज हमको ये बताते हैं, ये सारे फिनोमेनाज हमको ये बताते हैं कि जो लोहा हो गया, जो चांदी हो गया, जो कॉपर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, धातुएं हैं, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स जब वायु तथा नमी के संपर्क में आती है तो कुछ समय पश्चात क्या होने लगती है, उनमें उनमें लेयर लगने लगती है। जैसे कि हमने देखा लोहे के केस में, चांदी के केस में, कॉपर के केस में हुआ। तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, उसके ऊपर वे अपनी चमक खोने लगते हैं, और क्या होने लग जाते हैं, और खराब होने लग जाते हैं। और मैं इसे कह सकता हूं कि और क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। और उनकी परत क्षय होने लगती, क्षय मतलब समाप्त होने लगती। जो ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन आएगी तो इसे ही हम क्या कहेंगे, संक्षारण नाम देंगे। तो यही अवस्था जो है, इसी कंडीशन को, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नोट करके लिख लेंगे, यही क्या है, संक्षारण है। तो संक्षारण क्या है भाई, संक्षारण और कुछ नहीं, आपके जो धातु है, आपके जो मेटल्स है, ये खराब हो रहे हैं, इनमें जंग लग रहा है, यही संक्षारण है। और जंग क्यों लग रहा है, खराब क्यों हो रही है, ये हमने ध्यान दे दिया है इसमें, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ। कॉपर में हरे रंग की परत, चांदी में काले रंग की परत, ठीक है। और लोहे की बात हमने कर दी, तो लाल भूरे रंग की परत इसमें होती है। कैसे रंग की परत, लाल भूरे रंग की परत, रेडिश ब्राउन लेयर हमको इसमें देखने को मिलती है ना। तो यही होता है संक्षारण। अब हमने क्या किया, संक्षारण तो ठीक है, हो गया, हम समझ गए। लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारे मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, मैक्सिमम जो निर्माण कार्य होता है, वहां पर लोहे को प्रेफरेंस दी जाती है। बड़े बड़े पुल हो गए, बड़े बड़े रेलिंग्स हो गए, है ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, इनमें लोहे का तो बहुत ज्यादा यूज होता ही है। आप अपने ही घर में देख लीजिए, अगर आप जिस घर में रहते हैं उसका गेट हो गया, फिर उसके छत की बाउंड्री हो गई, है ना, उसमें काफी सारे जो दरवाजे हो गए, दरवाजे के जो हैंडल हो गए, सब सब कुछ जो है लोहे का, मतलब लोहे का जो है इंपॉर्टेंस वो बहुत ज्यादा है किसमें, कंस्ट्रक्शन में। अब जब लोहा हम इतना यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोहा वहां पर वायु के संपर्क में तो रहेगा ही। छत में जो आपकी रेलिंग लगी है, छत में जो आपकी बाउंड्री लगी है, वो तो हमेशा वायु और नमी के संपर्क में रहती है ना। आपका जो गेट है, घर का गेट है, वो भी वायु और नमी के संपर्क में रहता है। तो दैट मीन्स कि कुछ समय बाद उसमें जंग लगने लग जाएगा, वो खराब होने लग जाएगा, और एक टाइम पर वो नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको उसको नष्ट होने से बचाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव किस तरीके से किया जाए। तो हमारा जो है काफी सारा पैसा जो है धातुओं को खराब होने से बचाने में लग जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ज्यादा टाइम तक उनकी रखवाली नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम तक उनको बचाएंगे नहीं, तो वो खराब हो जाएंगे, हमको दूसरा वहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा, है ना।
तो हम क्या करते हैं, हम लोग जब भी हमारे घर में जो भी लोहे का सामान आता है तो उसकी रखवाली के लिए हम लोग काफी कुछ स्टेप्स जो है, उसकी रखवाली के लिए हम लोग काफी कुछ स्टेप्स जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि संक्षारण से किस प्रकार से सुरक्षा की जाए, किस प्रकार से हमारे जो सामान है, लोहे के बने हुए वस्तुएं हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। तो वन बाय वन सारे स्टेप्स को हम लोग पढ़ के देखते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारे पास, जो हम लोग करते हैं जनरली घर में, आपके अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, अगर आप रेलिंग लगाते हैं, गेट लगाते हैं, तो सबसे पहला काम आपके करते हैं उसमें पेंट कर देते हैं। तो पेंट लगाना जो है हमारे लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता विकल्प होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग तेल भी लगाते हैं, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, ठीक है, और इसके अलावा हम जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो करेंगे यशद लेपन, टिन प्लेटिंग कहते हैं इसे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, यशद लेपन। इसके अलावा क्रोमियम लेपन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं हमारे पास, सस्ते से लेकर महंगे तक। ठीक है, एनोडीकरण और एलॉय, मिश्र धातु बनाकर। तो ये सारे हमारे पास स्टेप्स हैं, किसके लिए, धातुओं को किससे बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। तो सिर्फ लोहे में ही तो जंग नहीं लगता ना, बाकी अदर धातुओं में भी लगता है। तो हर चीज के लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी, अलग अलग ऑप्शन होगा। चलिए वन बाय वन सबको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे, देखो पेंट लगाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। पेंट लगाने के लिए हम लोग मार्केट से पेंट लेके आएंगे, कोई भी हमारे पास मेटल होगा उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे पेंट की, सिंपल ऐसे पेंट कर दिया हमने इसके ऊपर। अब पेंट लगाने से क्या होगा कि पानी आएगा तो पानी जो है अंदर, जो धातु है हमारी, लोहा जो अंदर है उसके संपर्क में नहीं आएगा। तो जो धातु है हमारी वो सुरक्षित हो गई, क्योंकि इसमें जल नहीं गिर रहा है ना। और बाहर पेंट लगा हुआ है, मतलब इसमें वायु के भी संपर्क में नहीं है, तो हमारी धातु जो है सुरक्षित हो गई। जैसे पेंट उखड़ेगा हम दोबारा से कर देंगे, अगर हमको ज्यादा लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलानी है, ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी धातु को सुरक्षित रखना है। एक जो हमारे पास प्रोसेस है जिसका नाम है यशद लेपन, ये आपके लिए नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम कहते हैं टिन प्लेटिंग, यशद लेपन। नो, टिन प्लेटिंग नहीं, हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है, यशद लेपन। यशद लेपन में सिंपली हम क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं धातु के ऊपर जस्ते की, जस्ता मतलब जिंक, Zn की परत। तो हमने क्या करना है, जो धातु है जिसको हमने सुरक्षित करना है, ये स्पेशली हम लोग यशद लेपन किसके लिए करते हैं, कौन कौन सी धातुओं के लिए करते हैं, लोहे और इस्पात मतलब स्टील। तो लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए हम लोग उस पर उसका यशद लेपन करते हैं। यशद लेपन मतलब उनके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जस्ते की परत अगर खराब भी हो गई, जस्ते की परत अगर समाप्त भी हो गई, तो भी हमारी जो धातु है वो सुरक्षित रहती है, वो खराब नहीं होती है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, यशद लेपन के अलावा जो हमारी सबसे अच्छी टेक्निक है, जो सबसे यूजफुल टेक्निक है, वो है एलॉइंग। एलॉइंग मतलब कि मिश्रात्वन में हम क्या करते हैं, देखो मिश्रात्वन में हमने क्या करा, हम जानते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं, सपोज ये ए धातु है, ये बी धातु है, ये सी धातु है ना। आप जैसे कि आप लोग एक बच्चा, क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, अब सबकी जो है अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अपनी अलग अलग खूबियां होती हैं, और अपने अपने अलग अलग ड्रॉबैक्स होते हैं, अपनी अपने अलग अलग कमियां होती है ना। तो हम क्या चाहते हैं, जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन ड्रॉबैक्स कम से कम हो। तो जैसे सपोज किसी बच्चे की प्रॉपर्टी होती है कि वो पढ़ाई में तो अच्छा है, पर खेल में वो उसका उतना ज्यादा वो एक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा बच्चा है जो खेल में एक्टिव है, उन दोनों को साथ में रख देंगे, है ना। तो दोनों की जो प्रोग्रेस हमको देखने को मिलेगी। ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे भी करते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे किसी धातु में कोई धातु कमजोर है लेकिन दूसरी धातु मजबूत है, तो इस धातु में कुछ पार्ट इस धातु का मिला देंगे, इसको हम कहते हैं मिश्रातु बनाना। हम क्या करते हैं, दो धातुओं को मिला लेते हैं, दो पदार्थों को मिला करके, दो तत्वों को मिला करके
एक तत्व की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके भौतिक गुणधर्म है, उनमें वृद्धि करना, इसको हम मिश्रात्वन कहते हैं, इसको हम एलॉइंग कहते हैं, और आज की डेट में तो बहुत यूजफुल टेक्निक है। ठीक है, तो वन बाय वन इनके बारे में समझते हैं। मिश्रात्वन में हम क्या करते हैं, धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, हम जिस धातु का जैसा गुणधर्म चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा मजबूत हो जाए, कोई ज्यादा विद्युत चालक हो जाए, कोई ज्यादा शुद्ध हो जाए, है ना, उसके लिए हम लोग जो है एलॉइंग का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे लोहे की बात करें, लोहा, आयरन। अब आयरन जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये बात हम समझ चुके हैं, लेकिन आयरन का हम लोग कभी भी शुद्ध रूप यूज नहीं कर सकते। आयरन को अगर हम शुद्ध अवस्था में, प्योर आयरन अगर आप यूज करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, तो जो शुद्ध लोहा है वो अत्यंत नर्म होता है। जो शुद्ध लोहा है, जो प्योर आयरन है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो कहने का मतलब है सॉफ्ट होता है, तो उसका आप यूज कर ही नहीं सकते बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वो तो टूट जाएगा, है ना, सॉफ्ट होता है तो टूट जाएगा। इसको मजबूती देने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए हम थोड़ा सा कार्बन मिला लेते हैं। थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कार्बन मिला लेते हैं, प्लस कार्बन। और कितना, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना हमने, कितना मिलाना है कार्बन, 0.05%। मतलब कि अगर सोचो आपने 100 ग्राम अगर आपके पास लोहा है ना, जो आज की डेट में है, तो उसमें 99.95 ग्राम तो लोहा होगा, शुद्ध लोहा। ठीक है, बस 0.05 ग्राम जो होगा उसमें कार्बन मिला होगा, जिस कारण क्या होगा, वो लोहा जो है शुद्ध, जो प्योर जो लोहा है, जो कि नर्म होता है, वो क्या हो जाएगी, उसकी मजबूती बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। इससे क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील, हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील, आपके घर में जो है बहुत सारे बर्तन, आपका गैस वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीजें हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, आपका जो गैस स्टोव होता है ना। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो किस किस धातुओं का मिश्रातु है, वो किस किस धातुओं की मिश्रातु है, अगर देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन, लोहा, निकेल और क्रोमियम की मिश्रातु है। आयरन, निकिल और क्रोमियम की, इनको मिलाने से क्या होता है, इसमें कठोर, एक तो ये कठोर होता है, एक तो ये हार्ड हो जाता है, और सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें जंग नहीं लगता, ये जंग से भी बच जाता है। तो स्टेनलेस स्टील किस किस की मिश्रातु है, आयरन, निकिल और क्रोमियम की। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने किसी भी धातु के साथ उसके दूसरे पार्ट को मिला करके हमने एक ऐसा मिश्रण बनाया जो कि समांगी। देखो, हम अभी मिश्रातों की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मिश्रातों अगर आपसे पूछ लिया जाए, एलॉय पूछ लिया जाए कि एलॉय क्या होता है, तो एलॉय में आप इतना लिखेंगे कि हमने क्या करा, इसको आप वर्ड्स में लिख लो। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। आपने क्या किया, मिश्रातों के लिए कोई धातु में, किसी धातु में हमने कोई अन्य पदार्थ मिलाया। अब वो धातु भी हो सकता है या अधातु भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम क्या क्या प्रॉपर्टी चाहते हैं। इसको मिलाने से जो धातु है, धातु के गुणधर्मों में वृद्धि हो जाती है, धातु की जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छी हो जाती हैं और इनहेंस हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर जो इन दोनों को मिला करके मिश्रण बनता है, हाँ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना, जो एलॉय होते हैं वो कैसे मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। तो आप कहेंगे एक मिश्रातु जो है समांगी मिश्रण होता है किसी धातु के साथ दूसरी धातु या अधातु का। ये हम डिपेंड करेंगे कि हमको कैसे इनको मिलाना है। ठीक है ना, यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना कि अमलगम, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, अमलगम। अमलगम किसको कहते हैं, तो अगर हमने धातु के साथ, एक धातु का हम लोग मिश्रातु बना रहे हैं, और उसके साथ अगर दूसरी जो मिलाई जाने वाली धातु है, अगर किसी धातु के साथ दूसरी मिलाई जाने वाली धातु है, या फिर दोनों में से एक धातु जो है पारद है, पारद मतलब पारा, मरकरी, तो इसको हम कहते हैं मिश्रातु कहते हैं। ठीक है, मिश्रातु कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, और इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो तांबा है, पीतल, पीतल जो है किस किस की मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की। ठीक है, और कांसा अगर बात करें, कांसा, कांसा जो है वो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। ऐसे इनको क्या बोलते हैं, टिन, Zn को क्या बोलते हैं, जिंक।
ठीक है, ये दोनों ही क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। ये दोनों ही क्या है, विद्युत के कुचालक हैं, यानी कि इंसुलेटर हैं। लेकिन अगर बात करें इनमें क्या मिला है दोनों में, कॉपर, तो कॉपर जो है विद्युत का चालक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बना करके किसी धातु की चालकता को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर तो क्या है, मिश्र कॉपर में क्या होता है, विद्युत चालकता होती है, विद्युत का सुचालक है। लेकिन कॉपर के साथ अगर जिंक बना दो तो मिला दो तो पीतल बन जाएगा, कॉपर के साथ टिन मिला दो तो कांसा मिश्र धातु बन जाएगी। ये दोनों ही मिश्र धातु जो है विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा हम बात ये करेंगे, एक और हम लोग सोल्डर करते हैं। सोल्डर मतलब कि विद्युत परिपथ को जोड़ने का काम जिसको करते हैं उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। कभी आप अगर किसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की दुकान में गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा सोल्डरिंग डिवाइस। उसमें जो है हम लोग टिन और लेड का यूज करते हैं, टिन और लेड का। एसएन मतलब टिन, टीबी मतलब लेड। क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, आप इसमें कारण देंगे, इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग जो है इसका यूज सोल्डरिंग में करते हैं। जो टूटे हुए तार होते हैं ना, टीवी फ्रिज रेडियो के, उनको जोड़ने के लिए करते हैं। सो ये था संक्षारण से रिलेटेड आपका टॉपिक। यहाँ से जो जो बातें बताई गई हैं सारी इंपॉर्टेंट है, और सारी इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर की ही लगभग सारी जानकारियां पूछे जाने के चांसेस हैं। सो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में बात करेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।